जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग ये जो इसके पिछले यानी कि जो रिवाइज़ कर चुके हैं लोग ये उस लेसन का स्मरणीय तथ्यों पे बात किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विल्हन द्वारा रचित विक्रमांक देवचरित यानी कि बात की जाए कि विक्रमांक की देवचरित यह किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक जो है यह विल्हन विल्हन के द्वारा रची गई है। चंद्रगुप्त के अन्य नामों में देवगुप्त देवगुप्त किसका नाम है? तो चंद्रगुप्त का। देवराज देवराज प्रमुख है। स्कंदगुप्त के समय खुशनवाज खुशनवाज के नेतृत्व में सर्वप्रथम सर्वप्रथम हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके समय में या किसके नेतृत्व में सर्वप्रथम हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो खुशनवाज के नेतृत्व में। और किसके समय में? तो स्कंदगुप्त के समय में। गुप्त काल में बंगाल बंगाल स्थित ताम्र लिप्ति प्रमुख बंदरगाह था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों अभिलेखों में दीनार कहा गया है। जो गुप्त राजा थे इन्होंने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की और इनके स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में किस नाम से जाना गया है? तो इनके स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा गया है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कूटिनी कहा जाता था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, यह जो पंचतंत्र पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। और किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में। पंचतंत्र को विश्व का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है, यानी कि प्रथम स्थान किसका है? तो बाइबल का। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। जो संस्कृत थी वह गुप्त राजाओं की कैसी भाषा थी? तो शासकीय भाषा थी। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद को परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादक ये माना जाता है। किसे परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादक ये माना जाता है? तो महर्षि कणाद को माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध यानी कि महायानी शाखा के ज्ञान का महान केंद्र था। अब है इस लेसन पे आधारित बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास है गढ़वा मंदिर। कौन सा मंदिर? तो गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो यह जो मंदिर है या बनी मूर्तियां है यह गुप्त कला की महत्वपूर्ण अवशेष है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी कि गुप्त कला इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसने रामगुप्त की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किरातुर जूनियर पुस्तक किसने लिखी? तो यह जो किरातुर जूनियर है यह भारवी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारवी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन का है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जो वैशेषिक दर्शन है इसी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन का है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो जो सुश्रुत अपने यानी कि इनका कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो औषधि के क्षेत्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो जो ताम्र लिप्ति बंदरगाह है यह उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। किस काल में? तो गुप्त काल में। उसके बाद ये अगला लेसन है दासवा लेसन है और इस लेसन का नाम क्या है? गुप्तोत्तर काल। इस लेसन में हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि गुप्तोत्तर काल में किस वंशों का शासन रहा था और ये उनका स्थान यानी कि वह किस क्षेत्र में शासन करते थे। तो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है, एक तरफ ही राजवंश दिए गए हैं और दूसरी तरफ आस्थान यानी कि उनका शासन कहाँ पे रहा था और तीसरा खंड में शासक दिए गए यानी कि उस राजवंश से संबंधित कौन-कौन से शासक हैं और उस राजवंश या वंशों का उपलब्धि क्या थी। तो सबसे पहला है मैत्रक वंश। मैत्रक वंश से इनका शासन कहाँ पे था? तो बल्लभी में इनका शासन था। इसके मैत्रा के वंश के प्रमुख शासकों की बात की जाए तो भट्टार के धर्मसेन, ध्रुवसेन प्रथम, धर्मपट गुहसेन, शीलादित्य प्रथम ये किस वंश से संबंधित शासक हो जाएंगे? तो मैत्रा के वंश से संबंधित शासक हो जाएंगे। इनकी उपलब्धियों की बात की जाए तो गुप्तोत्तर काल के नवोदित राज्यों पर सबसे लंबे समय तक ये शासन किया। नेक्स्ट है मौखरी वंश का शासन जो था वह कनौज में था। कहाँ पे था? कनौज में। और मौखरी वंश से संबंधित शासकों की या प्रमुख शासक की बात की जाए तो हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा। ये जो हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा है यह किस वंश से संबंधित शासक थे? तो मौखरी वंश से संबंधित शासक हुए।
इन्होंने हुन्नों को पराजित कर पूर्वी भारत को उनके आक्रमण से बचाया। नेक्स्ट है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश का शासन ने कहाँ पे था? तो थानेश्वर में इनका क्षेत्र था। और इसके प्रमुख शासकों में पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्यभूति वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक जो हुआ था, जो वह हर्षवर्धन हुआ था। विशाल राज्य स्थापित किया, यानी कि इन्होंने बहुत ही विशाल राज्य स्थापित किए थे। अगला है परवर्ती गुप्त। परवर्ती गुप्त, इनका जो क्षेत्र था वह मगध था। महासेन गुप्त, देवगुप्त, आदित्य सेन ये इससे संबंधित शासक हो जाएंगे। मौखरियों से राजनीति के प्रतिद्वंद्विता रही इनकी। उसके बाद है चंद्रवंश या गौड़ वंश। चंद्रवंश या गौड़ वंश, इनका शासन है जो था या क्षेत्र था बंगाल में था। और इसमें सबसे प्रमुख जो शासक हुआ था तो शशांक हुआ था। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है कि शशांक एक से वंश से संबंधित शासक था, तो गौड़ वंश से संबंधित शासक था। थानेश्वर एवं कनौज शासकों से इसकी शत्रुता रही। नेक्स्ट है सबसे पहला टॉपिक है थानेश्वर। थानेश्वर का पुष्यभूति या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक या इसके स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पुष्यभूति के द्वारा की गई थी। पुष्यभूति गुप्तों के सामंत थे। ये किनके सामंत थे? तो गुप्तों के सामंत थे, किंतु हुन्नों के आक्रमण के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र, पहला पुत्र राजवर्धन एवं दूसरा पुत्र हर्षवर्धन तथा पुत्री राजश्री थे। जो प्रभाकर वर्धन था उसके दो पुत्र थे, पहला था राजवर्धन, दूसरा था हर्षवर्धन और एक पुत्री भी थी जिसका नाम था राजश्री। राजश्री का विवाह कनौज के मौखरी वंश के शासक गृहवर्मा के साथ हुआ था। गौड़ शासक शशांक द्वारा राजवर्धन को मार दिए जाने के बाद हर्षवर्धन ने शासक बना। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। जो हर्षवर्धन था वह थानेश्वर की गद्दी पर कितने वर्ष की अवस्था में बैठा था? तो वह 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। और किस वर्ष? तो 606 ईस्वी में। वेनसांग हर्ष को यानी कि हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। हर्ष की उपाधि यानी कि हर्षवर्धन जो शासक था उसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सबसे पहली उपाधि है परम भट्टारक, दूसरी उपाधि है महाराजाधिराजे, और उसके नेक्स्ट है सकलोत्रा पथेश्वर, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, परम माहेश्वर की उपाधि। यह किससे शासक के द्वारा इतनी सारी उपाधियां धारण की गई थी? तो हर्षवर्धन के द्वारा। हर्ष में शशांक जो या था यह गौड़ शासक था। शशांक को पराजित कर कनौज पर अधिकार कर लिया। पश्चिम में हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक दुरुसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर शत्रुता समाप्त की और मैत्री संबंध स्थापित किया। हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय, यानी कि इस युद्ध में हर्षवर्धन ने हार गया। एहोल प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है, यानी कि इस युद्ध का उल्लेख किस प्रशस्ति में देखने को मिलता है? तो एहोल प्रशस्ति में इस युद्ध का वर्णन किया गया है। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां से भगवान बुद्ध का दांते कनौज के निकट संगाराम में स्थापित किया। हर्ष के शासनकाल तथा समाज की जानकारी बाणभट्टे द्वारा रचित हर्ष चरित और चीनी यात्री वेनसांग के स्मरण से मिलती है। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे। हर्ष का साम्राज्य सामंती साम्राज्य था वह सामंती संगठन पर आधारित था। मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। हर्षचरित के अनुसार हर्षवर्धन की मंत्री परिषद, जो यह भंडी जो था यह प्रधान सचिव होता था। भंडी किससे संबंधित हो जाएगा? तो प्रधान सचिव को भंडी कहा जाता था। प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। अश्वत्थ सेना का प्रधान को कुंतल कहा जाता था। गज सेना का प्रमुख को स्कंद गुप्त कहा जाता था। हर्ष ने कनौज तथा प्रयाग में दो विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुंभ में जो मेला लगता है, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। हर्षवर्धन के दरबार के प्रमुख विद्वान एवं उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले है बाणभट्टे की रचनाओं की बात की जाए तो हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। जो सूर्य शतक यह किसकी रचना है? तो मयूर की रचना है। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदी की रचना की। हालांकि इन रचनाओं को धावक नामक एक कवि को लिखने का श्रेय भी दिया जाता है।
हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख मिलता है। जल पंप का उल्लेख किस पुस्तक में देखने को मिलता है? तो हर्षचरित में देखने को मिलता है। हर्ष के समय मथुरा जो था वह सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। भारत के प्रमुख सूर्य मंदिर, अगला टॉपिक है भारत के कौन कौन से प्रमुख सूर्य मंदिर है? तो सबसे पहला है कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह कहाँ पे है? तो पूरी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? पूरी उड़ीसा में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर मोढेरा में गुजरात में है। मार्तंड सूर्य मंदिर अनंतनाग जम्मू कश्मीर में है। सूर्य नारायण स्वामी मंदिर श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में। सूर्य पहर मंदिर गुवाहाटी असम में है। कहाँ पे? गुवाहाटी असम में। दक्षिणार्क के सूर्य मंदिर यह गया बिहार में है। कहाँ पे है? दक्षिणार्क के सूर्य मंदिर तो यह गया बिहार में है। अगला टॉपिक है प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रमुख तथ्य। प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रमुख तथ्य प्राचीन कालीन प्रमुख शिक्षा के केंद्र। तो सबसे पहला है तक्षशिला के बारे में अध्ययन करते हैं। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। या किस जिले में स्थित है? तक्षशिला तो रावलपिंडी जिले में स्थित है। यहाँ चाणक्य प्रमुख आचार्य थे। कौशल के राजा प्रसेन थे। मगध के राजवैद्य जीवक बौद्ध विद्वान वसुबंधु तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। यानी कि जो तक्षशिला यहाँ से किसने शिक्षा प्राप्त की थी? तो जो कौशल के राजा प्रसेन जी थे, जीवक थे, वसुबंधु थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये सब कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे? तो तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त किए थे। अगला है नालंदा। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुमारगुप्त के द्वारा। कुमारगुप्त का जो शासन काल रहा था यह 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक रहा था। वेनसांग तथा इत्सिंग ने यहाँ रहकर अध्ययन किया। इत्सिंग ने यहाँ रहकर 400 संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। वेनसांग के समय यहाँ के शिक्षक शीलभद्र थे। वेनसांग के समय यहाँ के शिक्षक कौन थे? तो शीलभद्र थे। वर्तमान में यह राजगीर यानी कि बिहार नामक के स्थान पर अवस्थित है। जो नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? तो राजगीर में है। और राजगीर कहाँ पे है? तो बिहार में। उसके बाद अगला है बल्लभी के बारे में देखते हैं। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित बल्लभी पश्चिम भारत में शिक्षा तथा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। यानी कि जो बल्लभी था यहाँ पे किसकी शिक्षा दी जाती थी? तो हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। यहाँ के आचार्यों में गढ़भूति और स्थिरमती का नाम उल्लेखनीय है। वेनसांग तथा इत्सिंग ने इसका उल्लेख किया है। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इससे महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने करवाई थी। जो विक्रमशिला महाविहार विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा कराई गई थी। यहाँ के आचार्यों में दीपंकर एवं श्री ज्ञान का नाम उल्लेखनीय है। यहाँ तर्कशास्त्र, मीमांसा, व्याकरण तंत्र तथा विधिवाद आदि शिक्षा के विषय थे। 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने कब ध्वस्त किया था? तो 1203 ईस्वी में इस पे आक्रमण करके इसे ध्वस्त कर दिया। उसके बाद ये अगला टॉपिक है प्रमुख संवत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला है विक्रम संवत की बात की जाए तो विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है शक संवत या शालीवाहन संवत का आरंभ 78 ईस्वी से माना जाता है। इसका आरंभ कब से माना जाता है? शक संवत का तो 78 ईस्वी से माना जाता है। भारत का वर्तमान राष्ट्रीय पंचांग यानी कि कैलेंडर, भारत का जो वर्तमान कैलेंडर है इसी संवत पर आधारित है। 365 दिन के सामान्य वर्ष में शक संवत का वर्ष का पहला दिन यानी कि पहला चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार प्रति वर्ष 22 मार्च या अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। यानी कि जो शक संवत है, अगर शक संवत का पहला दिन चैत्र पड़ता है तो यह ग्रेगोरियन कैलेंडर में किस दिन को आता है? तो यह 22 मार्च को पड़ता है। या अधिवर्ष जब रहता है तो 21 मार्च को पड़ता है। उसके बाद है कलचुरी या चेरी संवत। संभवतः इसकी शुरुआत 248 या 249 ईस्वी के लगभग पश्चिमी भारत के आमिर नरेश ईश्वर सेन द्वारा की गई थी। जो कलचुरी या चेरी संवत है इसका आरंभ या इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ईश्वर सेन के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कलचुरी शासकों द्वारा उनके लेखों में इसी संवत का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है गुप्त संवत की शुरुआत गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में की थी। अतः चक्रवर्ती गुप्त राजाओं तथा उनके सामंतों के लेखों में गुप्त संवत का प्रयोग मिलता है।
उसके बाद है बल्लभी सनवते। बल्लभी सनवते बल्लभ नामक के राजा बल्लभ नामक के राजा ने शक काल के 241 वर्ष बाद बल्लभी संवत का प्रवर्तन किया था। इस प्रकार इसकी स्थापना तिथि की बात किया जाए तो 78 में अगर 241 जोड़ा जाए तो 319 ईस्वी निकाली जाती है। यानी कि बल्लभी संवत जो था इसकी आरंभ में कब से हुई थी तो 319 ईस्वी से इसका आरंभ हुआ था। यही तिथि गुप्त संवत की भी है, अतः दोनों संवत एक ही प्रतीत होते हैं। उसके बाद है हर्ष संवत। लेखकों द्वारा हर्ष के राज्यारोहण की तिथि 606 ईस्वी बताई गई है, अतः संभवतः हर्ष संवत का प्रारंभ भी इसी समय हुआ होगा। इस लेसन पे आधारित अब हम लोग ये स्मरणीय तथ्यों को देखते हैं। देवगुप्त का उल्लेख है मधुबन तथा बांसखेड़ा बांस से खेड़ा अभिलेख में हुआ है। जो देवगुप्त है इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है तो मधुबन है और ये बांसखेड़ा अभिलेख में हुआ है। आदित्य सेन को देववर्णक अभिलेख में परम भागवत ये कहा गया है। देवगुप्त द्वितीय को चालुक्य अभिलेख में सकलोत्र पथनाथ ये कहा गया है। जो देवगुप्त द्वितीय है इसे चालुक्य अभिलेख में किस नाम से या कौन सी उपाधि प्रदान की गई है तो सकलोतर पथनाथ की उपाधि दी गई है। चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यूनतू नाम से किया है। वेनसांग का यात्रा वृत्तांत चीनी ग्रंथ सी यू की से प्राप्त होता है। यानी कि वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है यह किससे प्राप्त होता है तो सी युकी से प्राप्त होता है। वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार वेनसांग जो है इसे यात्रियों का राजकुमार या यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान में शाक्यमुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह को उद्देश्य से भारत आया है। वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सीलभद्र थे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे तो सीलभद्र थे। वेनसांग के अनुसार गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में 80 फुट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया था। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा गया है तो हर्षवर्धन को कहा गया है। कौशे शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। जो कौशे शब्द है इसका प्रयोग किस लिए किया गया है तो रेशम के लिए किया गया है। नेक्स्ट है इस लेसन पे आधारित ये प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी तो जो वर्धन ने राजवंश है इसकी स्थापना पुष्यभूति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी पुष्यभूति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी तो वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। यहाँ से कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। जो हर्षवर्धन है इसमें भी ह आता है और जो ह्वेनसांग है इसमें भी ह आता है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है तो जो हर्षचरित है यह हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी जो नागानंद है प्रियदर्शी रत्नावली ये क्या है तो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है नालंदा कहाँ पर स्थित है तो नालंदा कहाँ पे है तो यह बिहार में है। राजगीर बिहार में यह स्थित है। उसके बाद ये अगला लेसन है 11वां लेसन। इस लेसन का नाम क्या है पूर्व मध्यकालीन भारत। इस लेसन का नाम क्या है पूर्व मध्यकालीन भारत। शायद यह जो एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर या लास्ट लेसन होने वाला है। इस लेसन में छोटे छोटे राज्य या छोटे छोटे वंशों के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहला वंश आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। इस राजवंश का संस्थापक हरीश चंद्र को माना जाता है। यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो हरीश चंद्र के द्वारा की गई थी। नागभट्ट प्रथम इसका शासनकाल 730 से लेकर 756 ईस्वी तक रहा था। नागभट्ट प्रथम के राज्यकाल में प्रतिहारों की शक्ति और सुदृढ़ हो गई। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम और इस राजवंश का महानतम शासक भोज इसे मिहिर भोज भी कहा जाता है। मिहिर भोजता यानी कि अगर बात किया जाए प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था तो नागभट्ट प्रथम था और इस राजवंश का महानतम शासक कौन था तो भोज या मिहिर भोज था। भोज विष्णु का भक्त था। यह किसका भक्त था भोज तो यह विष्णु का भक्त था और उसने आदिवरा का विरुद्ध धारण किया था। आदिवरा का विरुद्ध धारण किया था। उसके कुछ सिक्कों पर आदिवरा शब्द अंकित है। महेंद्र पाल ने काव्य मीमांसा तथा कर्पूर मंजरी के रचयिता संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो महेंद्र पाल ने राजशेखर को संरक्षण दिया था।
जो राजशेखर की रचनाओं की बात किया जाए तो काव्य मीमांसा किसकी रचना है तो राजशेखर की। कर्पूर मंजरी भी इन्हीं की रचना है और ये क्या है तो संस्कृत के कवि और नाटककार है राजशेखर। 963 ईस्वी में कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट राजा जो यह कृष्ण तृतीय है किससे वंश से संबंधित है तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। कृष्ण तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण करके प्रतिहार शासकों को परास्त कर दिया। इसके पश्चात ही प्रतिहार साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद ये अगला वंश से आता है। अगला वंश का शासनकाल होता है राष्ट्रकूट राजवंश से। इस राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी और दंती दुर्ग की शासनकाल 735 ईस्वी से लेकर 755 ईस्वी तक रहा था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी, जिसने आधुनिक के सोलापुर के निकट मान्यखेत या मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। कृष्ण प्रथम इसका शासनकाल 756 ईस्वी से लेकर 772 ईस्वी तक रहा था। कृष्ण प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा था तो 756 से लेकर 772 ईस्वी तक। कृष्ण प्रथम ने साम्राज्य को विस्तृत किया। उसने एलोरा का सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया। एलोरा का सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है तो कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। राष्ट्रकूट वंश का त्रिपक्षीय संघर्ष में आगमन है। ध्रुव का शासनकाल 780 ईस्वी से लेकर 793 ईस्वी के शासनकाल में हुआ। यानी कि जो राष्ट्रकूट वंश से था उसका त्रिपक्षीय संघर्ष में आगमन है ध्रुव के शासनकाल में हुआ। उसने यानी कि ध्रुव ने वत्स राज्य और धर्मपाल दोनों को पराजित किया था। अमोघ वर्ष तृतीय इसका शासनकाल 936 से 939 तक रहा था। 936 ईस्वी से लेकर 939 ईस्वी तक रहा था। अमोघ वर्ष तृतीय कन्नड़ लेखक था और उसे राजनीति पर कन्नड़ की प्रथम कृति की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। कृष्ण तृतीय की मृत्यु के पश्चात सभी विरोधी शासक उसके उत्तराधिकारी के खिलाफ एकजुट हो गए और 972 ईस्वी में राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत को जीतकर उन्होंने वहां आग लगा दी। इसके साथ ही राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंत हो गया। राष्ट्रकूट शासक धार्मिक एवं सहिष्णु थे। राष्ट्रकूट शासक किस प्रकार के थे तो धार्मिक एवं सहिष्णु थे। उन्होंने न केवल शैव और वैष्णो धर्म को प्रश्रय दिया बल्कि जैन धर्म को भी बढ़ावा दिया। अमोघ वर्ष जैन मतानुयायी था यानी कि यह जैन धर्म को मानने वाला था। राष्ट्रकूट काल में कन्नड़ तथा संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना हुई थी जिनमें प्रमुख है जैसे आदि पुराण यह किसकी रचना है तो जीनसेन की रचना है। गणित सार संग्रह या महावीराचार्य की रचना है। कवि राजमार्ग यह अमोघ वर्ष की रचना है। कवि राजमार्ग यह किसकी रचना है तो अमोघ वर्ष की रचना है। उसके बाद ही अगला वंश आता है पल्लव वंश इस वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। यानी कि पल्लव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो सिंह विष्णु के द्वारा और इसका शासनकाल 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक रहा था तथा इसने अवनी सिंह नाम की उपाधि धारण की। अवनी सिंह नाम की उपाधि किसने धारण की थी तो सिंह विष्णु ने। महेंद्र वर्मन प्रथम इसका शासनकाल 600 से लेकर 630 ईस्वी तक रहा था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास विचित्र चित्त तथा गुण भर उपाधियां धारण की। मत विलास और विचित्र चित्त और गुण भर की उपाधि किसने धारण की थी तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम शुरू में जैन मतावलंबी था परंतु बाद में तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से लेकर 668 ईस्वी तक यह शासन किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम को तत्कालीन अभिलेखों में वतापी कोंड कहा गया है। किसे वतापी कोंड कहा गया है तो नरसिंह वर्मन प्रथम को। महेंद्र वर्मन प्रथम ने बादामी विजय के बाद मामल की उपाधि भी धारण की। कसाकुड़ी या कासाकुड़ी ताम्रपत्र में नरसिंह वर्मन की श्रीलंका विजय का वर्णन मिलता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय इसका शासनकाल 700 से लेकर 728 ईस्वी तक रहा था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। नरसिंह वर्मन ने द्वितीय के दरबारी कवि दंडी ने काव्य दर से 10 कुमार चरितम की रचना की। काव्य दर से और 10 कुमार चरितम की रचना किसके द्वारा की गई थी तो दंडीन के द्वारा की गई थी। और दंडीन किसके दरबारी कवि थे तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी कवि थे।
नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। दंती वर्मन को वेलूर ये पालयम अभिलेख में विष्णु का अवतार ही कहा जाता है। पल्लव वंश का अंतिम शासक है अपराजित वर्मन था। मंदिर निर्माण की द्राविड़ शैली का विकास इसी काल में हुआ, यानी कि जो मंदिर निर्माण की द्राविड़ शैली था, इसका विकास जो हुआ था वह पल्लव वंश के शासनकाल में ही हुआ था। पल्लवकालीन ने वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण कांचीपुरम, महाबलीपुरम में तंजौर तथा पड्डुकोट्टई से मिलते हैं। मंदिर स्थापत्य कला की चार भिन्न शैलियां पल्लव काल में प्रचलित थी। पहली शैली थी महेंद्र वर्मन शैली, दूसरी थी मामल शैली या नरसिंह वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन प्रथम शैली, इसे नरसिंह वर्मन प्रथम शैली भी कहा जाता है। तीसरी शैली थी राजसिंह शैली, नरसिंह वर्मन द्वितीय शैली से कहा जाता है। और चौथी शैली थी नंदी वर्मन शैली चौथी शैली थी। कैलाशनाथ मंदिर व सितवासल के जैन मंदिरों से चित्रकला के भी सुंदर नमूने प्राप्त हुए हैं, जो पल्लव काल के मुख्य धरोहर हैं। उसके बाद अगला वंश शासन करता है चालुक्य वंश। ये चार प्रमुख शाखाओं में बट गया, यानी कि चालुक्य वंश जो था यह चार प्रमुख शाखाओं में बट गया था, जिनमें बादामी यानी कि इसे वातापी का चालुक्य भी कहा जाता है। बादामी या वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य ये पश्चिम में थे, बेंगी के चालुक्य तथा अहिलवाड़ यानी कि लाटे, सोलंकी के चालुक्य शामिल थे। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल 609 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी तक रहा था। नर्मदा तट पर हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की। परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी, तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा परमेश्वर की उपाधि धारण की गई थी। इससे संबंधित जानकारी एहोल अभिलेख के आधुनिक कर्नाटक के प्रांत के बीजापुर जिले से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है, यानी कि एहोल अभिलेख से मिलती है इसकी जानकारी। विष्णुवर्धन ने बेंगी के चालुक्य, तैल या तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य और मूलराज ने अहिलवाड़ के सोलंकी वंश की स्थापना की। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वेंगी के चालुक्य थे इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो विष्णुवर्धन के द्वारा की गई थी। और जो कल्याणी के चालुक्य थे इनकी स्थापना तैल या तैलप द्वितीय के द्वारा की गई थी। और जो अहिलवाड़ के सोलंकी वंश थे उनकी स्थापना मूलराज के द्वारा की गई थी। इस काल में संस्कृत भाषा एवं साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल अभिलेख संस्कृत में ही लिखा गया है। सोमदेव सूरी यशस्ति के चंपू तथा नीति वाक्यामृत के रचनाकार जैसे अनेक शास्त्रकार व कवियों को विशेष प्रसिद्धि मिली। वेनसांग में चालुक्य राज्य के लोगों को विद्या का व्यसनी कहा है। जो वेनसांग है यह चालुक्य राज्य के लोगों को क्या कहा है, तो विद्या का व्यसनी कहा है। चालुक्य शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। उनके कुल देवता विष्णु थे तथा वराह उनका पारिवारिक चिन्ह था। एहोल बादामी का गुफा मंदिर तथा पतदकल मंदिर, जो पतदकल मंदिर है या जैन मंदिर है, मालप्रभा नदी तट पर स्थित है, चालुक्य वास्तुकला के केंद्र रहे। इसमें दक्षिण शैली का विरूपाक्ष मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। लाड खान मंदिर सूर्य को समर्पित एहोल मंदिर है। जो यह लाड खान मंदिर है यह किससे समर्पित है, तो यह सूर्य को समर्पित है। और यह किस प्रकार का मंदिर है, तो एहोल मंदिर है। चालुक्य काल में विकसित बेसर शैली नागर तथा द्रविड़ शैली का समन्वय है। इसको चालुक्य शैली भी कहा जाता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसर शैली को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो चालुक्य शैली भी इसे कहा जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट राजवंश है चोल राजवंश। चोल शासक के दक्षिण भारत में पल्लव के अधीनस्थ सामंतों के रूप में कार्यरत थे। 850 में विजयाले ने तंजौर पर कब्जा कर लिया। इसी ने चोल राजवंश की स्थापना की। यानी कि अगर बात किया जाए चोल राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो विजयाले के द्वारा की गई थी। इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की। विजयाले ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो नरकेसरी की उपाधि धारण की थी।
विजयालय विजयालय के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र आदित्य प्रथम इसका शासनकाल 871 से लेकर 900 ईस्वी तक रहा था। आदित्य प्रथम ने पल्लव शासक के अपराजित को 890 ईस्वी युद्ध में हराकर मार डाला। उसी ने पांड्य यानी कि मदुरा और गंग यानी कि कलिंग शासकों को भी हराया तथा अपने साम्राज्य को और अधिक सुदृढ़ किया। नेक्स्ट है परांतक के प्रथम का शासनकाल 907 ईस्वी से लेकर 953 ईस्वी तक रहा था। परांतक प्रथम ने साम्राज्य विस्तार को और विस्तृत किया तथा 915 ईस्वी में उसने श्रीलंका की सेना को वेल्लूर के युद्ध में पराजित किया। राष्ट्रकूट शासक है कृष्ण तृतीय ने 949 ईस्वी में तकोलम के युद्ध में चोल सेना को पराजित किया। यह जो तकोलम का युद्ध है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तकोलम का युद्ध कब हुआ था तो 949 ईस्वी में हुआ था। और जो कृष्ण तृतीय था इसने राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण तृतीय था यह राष्ट्रकूट शासक ही था और कृष्ण तृतीय ने चोल सेना को पराजित किया था तकोलम के युद्ध में। राज्य प्रथम इसका शासनकाल 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक रहा था। राज्य प्रथम ने नौसैनिक अभियान के क्रम में अनुराधापुर यानी कि श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और उसका नाम है मुम्मडी चोल मंडलम मुमड़ी चोल मंडलम रखा। उसने मालदीव पर भी विजय प्राप्त की। इन सभी विजयों की जानकारी तंजौर एवं तिरुवल्लंगाडु अभिलेखों से प्राप्त हुई है। उसके बाद है राजेंद्र प्रथम इसका शासनकाल 1014 ईस्वी से लेकर 1044 ईस्वी तक रहा था। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल में यानी कि गंगा घाटी पर सफल सैनिक अभियान किया और महिपाल को पराजित किया। इसी अवसर पर उसने गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की तथा तंजौर के नजदीक गंगई कोंड चोलपुरम को राजधानी बनाया। यह जो राजेंद्र प्रथम था यह अपनी राजधानी कहाँ बनाया था तो गंगई कोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। राजेंद्र प्रथम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय 1025 ईस्वी में सिरी विजय की थी। उसने सिरी विजय के शासक के संग्राम विजयोतुंग वर्मन को पराजित कर उस पर अपनी संप्रभुता स्थापित की थी। उसने श्रीलंका के नरेश महेंद्र पंचम को भी पराजित किया। जो राजेंद्र प्रथम था यह संग्राम विजयोतुंग को भी पराजित किया और श्रीलंका के जो शासक थे महेंद्र पंचम को भी पराजित किया। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। यह जो राजेंद्र द्वितीय थे यह कौन सी उपाधि धारण किए थे तो प्रकेसरी की और जो वीर राजेंद्र थे इन्होंने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था तो राजेंद्र तृतीय था। 1070 या 1070 ईस्वी में कुलोतुंग प्रथम शासक बना। उसका पिता चालुक्य वंश का शासक बिमलादित्य और उसकी माँ चोल राजकुमारी थी। अब चोल और चालुक्य वंश एक हो गए। 1077 में उसने चीन के सम्राट के समक्ष अपना दूत भेजकर व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम में एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम में कहा जाता था। प्रशासन की इकाइयां होती थी वह राष्ट्रीय मंडलम यानी कि प्रांत, वलनाडु या नाडु यानी कि जिला, कोटेयम यानी कि ग्राम समूह तथा ग्रामम यानी कि गांव में बटी थी। जो प्रशासन की इकाई थी वह प्रांत में, जिला में, ग्राम समूह में और गांव में बटी थी। चोलकालीन लेखों से नियमित न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। इसमें धर्मासन का मतलब क्या होता है कि राजा का न्यायालय, धर्मासन तथा धर्मासन भट्ट उल्लेखनीय है। चोलकालीन अभिलेखों जो चोलकालीन अभिलेख है वो कौन सा है तो उत्मेरूर आदि से स्थानीय स्वशासन के विषय में विस्तृत विवरण मिलते हैं। इन अभिलेखों में तीन प्रकार की सभाओं का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार की सभाओं का उल्लेख मिलता है इन अभिलेखों में तो तीन प्रकार के। पहला था ऊर, दूसरा था सभा यानी कि महासभा और तीसरा था नगरम। ऊर क्या था तो ऊर की बात की जाए तो यह सर्वसाधारण लोगों की सभा थी जिसमें ग्राम में तथा नगर दोनों शामिल थे। जो यह ऊर था इसमें ग्राम और नगर दोनों शामिल थे। ऊर का संचालन किसी भी गांव के वयस्क पुरुष करदाताओं द्वारा किया जाता था। इसके कार्यकारिणी समिति को आलुंगणम में कहा जाता था। उसके बाद दूसरी जो था
सभा या महासभा इसे कहा जाता था। यह गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों यानी कि अग्रहार अग्रहार की सभा थी, अर्थात यह मूल रूप से ब्राह्मणों ब्राह्मणों या अग्रहारों की संस्था थी। इसके संचालन के लिए वरियम वरियम एवं वरिवार वरियार समितियां थी। इसके संचालन के लिए कौन कौन सी समितियां थी? तो वरियम एवं वरियार समितियां थी। तीसरी जो सभा थी इसे नगरम कहा जाता था। यह व्यापारी के समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। इस संस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही शामिल किया जाता था। सभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं। जो सभा के सदस्य थे उनके लिए योग्यताओं की बात की जाए तो उम्मीदवार 35 से 70 वर्ष के मध्य तथा शिक्षित हो। दूसरा कंडीशन क्या था? उससे गांव का निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ रहा हो। तीसरा कंडीशन था 1/4 यानी कि 1/4 वेली एक वेली बराबर 1.5 यानी कि 1/5 एकड़ भूमि का मालिक हो। वह वैदिक के मंत्रों का ज्ञाता हो। वह क्या हो? तो वैदिक के चौथा कंडीशन था कि वह वैदिक के मंत्रों का ज्ञाता हो। इस समय राजस्व विभाग के प्रमुख हो वार्य इस समय राजस्व विभाग के प्रमुख वरित्यों के राके कहा जाता था। इस काल में तालाबों की मरम्मत के लिए एरियारम नामक एक कर लिया जाता था। तत्कालीन स्वर्ण सिक्कों को कलंजू या कासू कासू कहा जाता था। राज तृतीय एवं कुलोत्तुंग प्रथम के समय में अन्यायपूर्ण कर उगाही के खिलाफ जनता के विद्रोह कर दिया था। समाज में दो प्रमुख वर्ग बन गए थे। समाज में कितने प्रमुख वर्ग बन गए थे? तो दो। पहला था एक ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। वलंगई जातिया कृषक व श्रमिक वर्ग थे। जबकि इडंगई जातिया हस्तशिल्प एवं दस्तकारी से जुड़ी हुई थी। चोल शासक स्वयं शिव के उपासक थे। जो चोल शासक थे वह किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। चोल युग अपनी कांस्य प्रतिमाओं एवं भव्य मंदिरों के कारण प्रसिद्ध रहा। इस काल की नटराज की मूर्तियों को विशेष ख्याति मिली। इस काल के मंदिरों के शिखर स्तंभ में छोटे होते थे और इनके जो गोपुरम थे गोपुरम में अत्यधिक अलंकरण होता था। इस काल के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध एवं प्रभावोत्पादक तंजौर का राजेश्वर मंदिर है, जिसका निर्माण राज प्रथम के द्वारा कराया गया था। गंगाईकोंडे चोलेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर वास्तु एवं चित्रकला का सुंदर नमूना है। इस काल में मुख्य रूप से जिन्हें देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती है उनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? तो विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, भूदेवी, राम, सीता तथा कृष्ण आदि। इसके साथ ही राजाओं एवं रानियों की मूर्तियां भी स्थापित कराई जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण राज्यों के संस्थापक एवं उनकी राजधानियां। तो सबसे पहला है कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। और कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो कोकल इसके संस्थापक हो जाएंगे। अगला है प्रतिहार वंश प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो उज्जैन और कनौज इसकी राजधानी दो जगहों पे थी। और इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे प्रतिहार वंश का? तो हरिश्चंद्र इसके संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखे थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखे थी। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। परमार वंश की राजधानी उज्जैन या धारा थी। उपेंद्र या कृष्ण राजे परमार वंश की स्थापना किए थे। गढ़वाल वंश की राजधानी कनौज थी। गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो कनौज थी। और इसके संस्थापक चंद्रदेव थे। कौन थे? चंद्रदेव। कल्याणी के चालुक्य की राजधानी मान्यखेत थी। कल्याणी के चालुक्य की राजधानी कहाँ पे थी? तो मान्यखेत। और इसके संस्थापक विजयादित्य थे। कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयादित्य थे। सेन राजवंश की राजधानी काशीपुर या लखनौती थी। और इसके संस्थापक सामंत सेन थे। उत्पल वंश की राजधानी कश्मीर थी। और इसके संस्थापक अवंती वर्मन थे। उत्पल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अवंती वर्मन के द्वारा की गई थी। मालवा के परमार वंश की स्थापना मालवा के परमार वंश की राजधानी उज्जैन थी। कहाँ पे थी? तो इसकी राजधानी उज्जैन थी। और इसके संस्थापक सियक या श्रीहर्ष थे। बेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी बेंगी थी। इनकी राजधानी कहाँ पे थी? तो बेंगी थी। और इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे।
वातापी के चालुक्य चालुक्य वातापी यानी कि वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी वातापी या वल्लभी थी। जय सिंह प्रथम इसके संस्थापक थे। इसके संस्थापक कौन थे? तो जय सिंह प्रथम थे। सोलंकी वंश सोलंकी वंश की राजधानी अहिल्यावाड़ थी। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो अहिल्यावाड़ थी और इसके संस्थापक मूलराज प्रथम थे। नेक्स्ट है चौहान वंश। चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो अजमेर थी और इसके संस्थापक वासुदेव थे। शाही वंश की राजधानी उद्भांड थी और इसके संस्थापक कल्लर थे। लोहार वंश की राजधानी कश्मीर थी। लोहार वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो कश्मीर थी और संग्राम राज इस वंश के संस्थापक थे। कारकोट वंश की राजधानी कश्मीर थी और कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन के द्वारा की गई थी। जेजाक भुक्ति या चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी और इसके संस्थापक नन्नुक थे। इसके संस्थापक कौन थे? तो नन्नुक थे। उसके बाद है अस्मरणीय तथ्य। इस लेखक पे आधारित है। अस्मरणीय तथ्यों के देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने प्रतिहार नरेश से वत्सराज एवं पाल नरेश से धर्मपाल को पराजित किया। पंचतंत्र की रचना मूल रूप से विष्णु शर्मा द्वारा की गई थी। पम पन सॉरी पन पंप यह जो नाम है किसी बुक में पन देखने को मिलता है। यहाँ पे पन दिया गया है तो पन या पन पे पुण्य और रन पन पे पुण्य रन को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा गया है। आदित्य सेन की पत्नी कोण देवी ने सिंचाई के लिए तालाब खुदवाए। पूर्वी समुद्र तट पर ताम्रलिप्ति सप्तग्राम पुरी कलिंग सिकाकोश तथा पश्चिमी तट पर देवल थाना भड़ौचे खंबात एवं सोमनाथ एक प्रसिद्ध बंदरगाह थे। ये सब क्या थे? तो पश्चिमी तट पे देवल थाना भड़ौच खंबात एवं सोमनाथ प्रसिद्ध बंदरगाह थे। प्रतिहारों के ग्वालियर अभिलेख में तेलियो तथा मालियो के मुखिया का उल्लेख है। पाल और सेन राजाओं में केवल देवपाल के 6 सोने के सिक्के तथा चालुक्य शासकों में केवल जयसिंह सिद्धराज का एक सोने का सिक्का मिलता है। इस लेसन पे आधारित बीपीएससी ने पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? किस वंश का? तो चोल वंश का संस्थापक की बात की जाए तो इस वंश की स्थापना विजय वाले के द्वारा की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक के स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय स्वशासन के लिए चोल राजवंश ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल जो था यह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो स्पेशली देखा जाए तो ग्राम पंचायत के लिए चोल काल प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्पूर मंजरी नामक ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पुस्तक है राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे हम लोग का जो एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन था वह समाप्त होता है और अब हम लोग मध्यकालीन की तरफ ही बढ़ते हैं। और ये मध्यकालीन का जो पहला लेसन है, यह लेसन का नाम क्या है? तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत है। यानी कि यह जो बुक है इसमें सारे हिस्ट्री का लेसन 1 2 3 करके दिया गया है। तो यह लेसन जो है मध्यकालीन भारत का 12वां लेसन है। कौन सा लेसन हो जाएगा? 12वां लेसन, यानी कि पूरे बुक का 12वां लेसन है और मध्यकालीन भारत का पहला लेसन है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसे वीडियो के माध्यम से हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास की व्याख्या किया जाएगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मौलिक स्रोत साहित्यिक स्रोत ही है। इसके अंतर्गत समकालीन ऐतिहासिक रचनाएं, जीवनिया प्रशासन संबंधी रचनाएं, यात्रा वृत्तांत आदि को शामिल किया जाता है। मध्यकालीन साहित्यिक स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सके हैं: सल्तनत कालीन रचनाएं और मुगल कालीन रचनाएं। तो जिसमें सबसे पहला आता है सल्तनत कालीन प्रमुख रचनाएं। किताबुल हिंद जो रचना है, इस ग्रंथ के लेखक अल बरूनी है। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो अल बरूनी है। यह अरबी भाषा में लिखा गया है। किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी भाषा में। और इसका अंग्रेजी अनुवाद सचाऊ ने, जबकि हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया। यह जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किताबुल हिंद जो यह पुस्तक है इसका हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया है। अलबरूनी ख्वारिज़्मी यानी कि खीवा का निवासी था, जिसे महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान भारत की यात्रा की थी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। यानी कि जो अलबरूनी था वह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था।
उसके बाद अगली रचना है तबकाती नासरी। इस ग्रंथ की रचना मिनहाजुस सिराज इसे ग्रंथ की रचना मिनहाजुस सिराज ने फारसी भाषा में की थी। किस भाषा में की थी? तो फारसी भाषा में की थी। यह पुस्तक नासरुद्दीन महमूद को समर्पित है। सुल्तान बलबन ने उसे अपना काजी भी नियुक्त किया था, यानी कि जो मिनहाजुस सिराज सॉरी नासरुद्दीन महमूद जो है इसे सुल्तान बलबन ने अपना काजी भी नियुक्त किया था। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है कि नासरुद्दीन महमूद को काज़ी नियुक्त नहीं किया गया था, जबकि मिन्हाजुस सिराज को सुल्तान बलबन के द्वारा अपना काज़ी नियुक्त किया गया था। उसके बाद अगली रचना है शाहनामा। शाहनामा यह फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है, जिसकी रचना फिरदौसी ने महमूद गजनवी के शासनकाल में की थी। फिरदौसी ने इस ग्रंथ को 30 साल की मेहनत के बाद ही पूर्ण किया था। जो शाहनामा है यह किसकी रचना है? तो फिरदौसी की रचना है। अगली रचना है तारीख़ फिरोज शाही। इसे फतवाए जहांदारी भी कहा जाता है। इस पुस्तक का लेखक जियाउद्दीन बर्नी है, यानी कि तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी है। इसमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन तक 9 शासकों के शासनकाल का उल्लेख है। यानी कि जो यह पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही, इसमें 9 शासकों का शासनकाल का उल्लेख मिलता है। और कौन-कौन से? तो बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन तक के। अगली रचना है फुतू उस सलातीन। इस पुस्तक का लेखक ख्वाजा अब्दुल मलिक के इसामी है, जिसने बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह के संरक्षण में इसे पूर्ण किया है। अगली रचना है तारीख़ मुबारक शाही। अगली रचना का नाम क्या है? तारीख़ मुबारक शाही। इस पुस्तक का लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी है, जिसने सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के संरक्षण में इसकी रचना की है। यह पुस्तक सैयद वंश का राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास से जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगली रचना है रिहला। इसी पुस्तक की रचना अफ्रीकी यात्री जो यह कहाँ से आता है? तो मोरक्को निवासी इब्ने बतूता ने अरबी भाषा में की थी। रिहला किसकी पुस्तक है? तो इब्ने बतूता की पुस्तक है। यह एक यात्रा वृतांत है। इब्ने बतूता ने मोहम्मद तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त बनता है कि जो इब्ने बतूता था यह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद अगली पुस्तक का नाम है मुखजाने अफगानी। पुस्तक का नाम क्या है? मुखजाने अफगानी। इस पुस्तक की रचना नियामत उल्लाह किसके द्वारा? तो नियामत उल्लाह ने की थी। इस पुस्तक से लोदी काल की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है इंसा ए माहरू। इस पुस्तक की रचना एनुल मुल्क है। इस पुस्तक की रचना एनुल मुल्क ने की थी, जो तुगलक काल में मुल्तान प्रांत का सूबेदार था। यह जो एनुल मुल्क था यह क्या था? तुगलक काल में तो यह मुल्तान प्रांत का सूबेदार था। बात की जाए इंसाई माहरू पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो एनुल मुल्क के द्वारा की गई थी। अगली पुस्तक है मुस्ताकिब। मुस्ताकी। इस पुस्तक की रचना शेख रिजाकुल्लाह ने लोदी काल में की। किस काल में की थी? तो लोदी काल में की थी। यह अफगान शासकों यानी कि लोदी और सूरवंश को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। जो तारीख मुस्ताकी पुस्तक है, यह पुस्तक से हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो लोदी और सूरवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अमीर खुसरो सल्तनत काल का प्रमुख कवि, लेखक एवं विद्वान था। उसका लोकप्रिय नाम है तूती ए हिंद, यानी कि तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? अगर पूछा जाता है तो तूती ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। उसका जन्म यानी कि अमीर खुसरो का जन्म एटा कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश से। वर्तमान में इसका यानी कि एटा का नाम कासगंज कर दिया गया। वर्तमान में कासगंज के पटियाली नामक के स्थान पर 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब और कब हुआ था? तो 1253 ईस्वी में। अमीर खुसरो की रचनाओं में किरान उरु सादे ने मिफ्ताउल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका, नू सिपिहर, तुगलकनामा। ये इंपॉर्टेंट है कि तुगलक के नामा की रचना किसके द्वारा की गई है? तो अमीर खुसरो के द्वारा की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल कालीन में प्रमुख रचनाएं। अब हम लोग देखते हैं कि मुगल काल में कौन कौन सी रचनाओं का विकास हुआ था। तो सबसे पहली पुस्तक है बाबरनामा। इसे तुझे के बाबरी भी कहा जाता है। बाबरनामा मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है। जो यह बाबरनामा है या किसकी आत्मकथा है? तो यह बाबर की आत्मकथा है, जिसे स्वयं बाबर ने
चगताई तुर्की यानी कि तुर्की भाषा में लिखा था। जो बाबरनामा था यह किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में। अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम ने खाने खाने ने इसका फारसी में अनुवाद किया। अगर बात किया जाए कि जो बाबरनामा था यह तुर्की भाषा में था, लेकिन तुर्की भाषा से इसे फारसी में अनुवाद किसके द्वारा कराया गया था? यह कराया गया था तो अकबर के द्वारा कराया गया था। और किया कौन था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। अगली रचना है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा इस ग्रंथ की रचना बाबर की पुत्री एवं हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम। जो हुमायूंनामा है यह इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। गुलबदन बेगम ने इस ग्रंथ की रचना बादशाह अकबर के अनुरोध पर की थी। नेक्स्ट है तारीखे रसीदी। इस ग्रंथ की रचना मिर्जा हैदर दोगलत तारीखे रसीदी की रचना मिर्जा हैदर दोगलत ने फारसी भाषा में की थी। किस भाषा में इस ग्रंथ की रचना की गई थी या इस पुस्तक की रचना की गई थी? तो फारसी भाषा में। यह मध्यकालीन कश्मीर के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि तारीखे रसीदी में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है तारीखे शेरशाही। नेक्स्ट कौन सी पुस्तक है? तारीखे शेरशाही। इस ग्रंथ की रचना अफगान विद्वान अब्बास खां शिरवानी ने मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर की थी। नेक्स्ट है अकबरनामा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अकबरनामा इसे आईने अकबरी भी कहा जाता है। यह मुगल साम्राज्य की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसकी रचना बादशाह अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने की थी। जो अकबरनामा है यह इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा की गई थी। यह कितने भागों में विभाजित है? तो यह 3 भागों में विभाजित है। इसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। जो अकबरनामा है इसके तीसरे भाग को क्या कहा जाता है? तो आईने अकबरी कहा जाता है। नेक्स्ट है तबकाते अकबरी। इस पुस्तक की रचना निजामुद्दीन अहमद इसे यानी कि तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने अकबर के शासनकाल में की थी। यह ग्रंथ मुगल कालीन ने भारत का इतिहास से जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है तारिके बदायूनी। इस पुस्तक की रचना अकबर कालीन विद्वान अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। नेक्स्ट है तुजुक ए जहांगीरी। इस ग्रंथ की रचना बादशाह जहांगीर ने स्वयं की थी। यानी कि जो तुजुक ए जहांगीरी है इस ग्रंथ या पुस्तक की रचना स्वयं जहांगीर के द्वारा की गई थी। यह ग्रंथ जहांगीर की जीवनी है। यानी कि इस ग्रंथ में जहांगीर की जीवनी लिखी गई है। जहांगीर इसे पूरा नहीं कर पाया था। मोतमीत खान ने इसे इकबालनामा ए जहांगीरी के नाम से पूर्ण किया। नेक्स्ट है पादशाहनामा। नेक्स्ट कौन सी पुस्तक है? पादशाहनामा। मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में पादशाहनामा नामक के 3 ग्रंथों की रचना हुई। प्रथम की रचना मुहम्मद अमीर काजवीनी। दूसरे की अब्दुल हमीद लाहौरी। दूसरा ग्रंथ था उसकी रचना अब्दुल हमीद लाहौरी तथा तीसरे की रचना मोहम्मद वारिस ने की थी। नेक्स्ट है नुस्खा ए दिलकुशा। इस ग्रंथ की रचना भीमसेन ने की थी। यह ग्रंथ 17वीं शताब्दी के भारत को जानने का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है अन्य मुख्य स्रोत है राजतरंगिणी। यह किसकी पुस्तक है? तो यह कलहन की पुस्तक है। पद्मावत 12 मासा यह मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है। गीत गोविंद यह किसकी रचना है? तो जयदेव की रचना है। हमीर महाकाव्य यह नयन चंद्र सूरी की रचना है। यह किसकी रचना है? हमीर महाकाव्य तो नयन चंद्र सूरी की। कानूने हुमायूनी खोंदमीर की रचना है। मुंतखब उते तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना है। मुंतखब उल लुबाब खफी खां की यह रचना है। आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम की यह रचना है। आलमगीर नामा यह किसकी रचना है? तो मोहम्मद काजिम की रचना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इससे लेसन से संबंधित अस्मरणीय तत्वों को देखते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का पहला विवरण मिनहाजुस सिराज की तबकाते नासरी में मिलता है। सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृतांत रेहला में दिया है। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद मैडम वेब्रिज ने तथा उर्दू भाषा में नासरुद्दीन हैदर ने किया है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं को देखते हैं लोग, जिसमें पद्मावत है। पद्मावत में 12 मासा की रचना की गई है, जो नागमती वियोग वर्णन के रूप में है। दस्ताने अमीर हमजा या हमजानामा के चित्रांकन का श्रेय ख्वाजा अब्दुस समद को दिया जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक है इसे प्रश्न में पूछे गए बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों की प्रश्न आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तबकाते अकबरी जिसे कभी-कभी अबुल फजल की अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? यानी कि यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो तबकाते अकबरी है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो निज़ामुद्दीन अहमद। यह किसकी रचना है? तो निज़ामुद्दीन अहमद की रचना है तबकाते अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो आईने अकबरी है यह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, तो तबकाती नासरी से प्राप्त होता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त किस पुस्तक से होता है? तो तबकाती नासरी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो जो तुजुक-ए-बाबरी है इसे तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि तबकाते नासरी का लेखक कौन है? यानी कि तबकाते नासरी जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिनहाजुस सिराज के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मिनहाजुस सिराज के द्वारा लिखा गया है। छठा क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो जो हुमायूं नामा पुस्तक है इसकी रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत यानी कि यात्रा वृत्तांत किस रूप में माना जाता है? तो जो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है वह रेहला है। क्या है? रेहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारहमासा की रचना किसने की? कौन सी पुस्तक है? तो बारहमासा की रचना किसने की? तो यह जो पुस्तक है इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है और इनकी एक बहुत फेमस रचना है पद्मावत भी इन्हीं के द्वारा रचित पुस्तक है। अब है 13वां लेसन और इस लेसन का नाम है भारत में तुर्कों का आगमन। 13वां लेसन का रिवीजन करते हैं। भारत में तुर्कों का आगमन। तुर्कों के आक्रमण के पूर्व यानी कि तुर्कों के आक्रमण के पहले अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, किंतु भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है। जो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय है यह किसे दिया जाता है? तो तुर्कों को दिया जाता है। महमूद गजनवी गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। जो यह महमूद गजनवी था यह किसका पुत्र था? तो गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। सन 998 ईस्वी में वह गजनी का सुल्तान बना। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वह प्रथम शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम शासक था। भारतीय धन संपदा लूटने हेतु सन 1000 ईस्वी से लेकर सन 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने लगभग 17 बार लगभग 17 बार भारत पर यह आक्रमण किया था। अब महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमणों को देखते हैं। तो जिसमें सबसे पहला आक्रमण यह कब किया था? तो 1000 ईस्वी में यह पहला आक्रमण किया था। और किस क्षेत्र में किया था? तो सीमावर्ती क्षेत्र। और वहां पे किसका शासक था? तो हिंदू शाही राज्य यानी कि हिंदू शाही वहां पे राज्य था। शासक का विवरण नहीं दिया गया। कुछ सीमावर्ती दुर्गों पर अधिकार कर लिया। दूसरा जो आक्रमण था यह 1001 ईस्वी में किया था। और किस क्षेत्र में? तो हिंदू शाही राज्य में। ये भी जो आक्रमण था यह हिंदू शाही राज्य में किया था। उस समय शासक कौन था? तो जयपाल था। उस समय यहाँ का शासक कौन था? तो जयपाल था। जयपाल को बंदी बना लिया गया, किंतु कुछ शर्तों पर छोड़ दिया गया। आत्मग्लानि से पीड़ित जयपाल ने आत्महत्या कर ली। यानी कि यह जब हार गया या बंदी बन गया महमूद गजनवी से, तो यह आत्महत्या कर लिया। तीसरा जो इसका जो आक्रमण था यह कब किया था? तो 1004 ईस्वी में। और कहाँ पे? तो उच्च क्षेत्र में। वहाँ का राजा कौन था? तो राजा बजरा वहाँ का शासक था। आक्रमण का कारण की बात की जाए तो बजरा ने जयपाल की सैनिक सहायता की थी। इस पे आक्रमण क्यों किया था महमूद गजनवी ने? क्योंकि यह जो राजा बजरा था यह जयपाल की सहायता किया था। यहाँ के निवासियों को बलपूर्वक मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया गया। चौथा आक्रमण यह 1005 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1005 ईस्वी में। और क्षेत्र कौन सा था? तो मुल्तान था। वहाँ का शासक कौन था? फतह दाऊद वहाँ का शासक था। यह करामीता पंथ से संबंधित है। यानी कि जो फतह दाऊद है यह किस पंथ से संबंधित था? तो करामीता पंथ से संबंधित था। विजय के बाद ये सुखपाल को यहाँ का शासक बनाया गया, जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया था। बरहवा आक्रमण की बात की जाए तो यह कब किया था महमूद गजनवी? तो 1018 ईस्वी में। कहाँ पे? तो कनौज के क्षेत्र पे आक्रमण किया था। यहाँ का शासक कौन था? तो राज्यपाल था। यहाँ का शासक कौन था? राज्यपाल था। यह गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। यानी कि जो यह राज्यपाल था यह किस वंश से संबंधित था? तो यह गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। इस आक्रमण के दौरान ही मथुरा और वृंदा पर भी आक्रमण किया गया। बुलंद शहर के शासक हरदत्त ने उसकी अधीनता स्वीकार की।
नेक्स्ट है 14वां आक्रमण। यह लगभग 1019 से 20 ईस्वी के बीच में हुआ था और किस क्षेत्र पे, तो यह जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड क्षेत्र पे यह आक्रमण किया था। वहाँ का शासक कौन था बुंदेलखंड का, तो विद्याधर, विद्याधर वहाँ का शासक था। यह चंदेल वंश का शासक था। जो यह विद्याधर था किस वंश से संबंधित था, तो यह चंदेल वंश से संबंधित था। विद्याधर ने हिंदू राजाओं का एक संघ बना लिया था, जिसका उद्देश्य कनौज के शासक कनौज के शासक के राज्यपाल को दंड देना था। महमूद ने विद्याधर को दंडित करने के लिए बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण कब हुआ था, तो 1025 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में 16वां आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर गुजरात में किस पे आक्रमण किया था, तो सोमनाथ मंदिर पे किया था। और ये जो गुजरात, उस समय गुजरात का शासक कौन था, तो भीमदेव उस समय गुजरात का शासक था। यह एक अत्यधिक धन संचित है, यानी कि जो यह सोमनाथ मंदिर था यह एक अत्यधिक धन संचित शिव मंदिर था। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है कि जो सोमनाथ मंदिर है वह किस भगवान का मंदिर था, तो शिव मंदिर था। गुजरात का शासक भीमदेव बिना युद्ध किए भाग गया। महमूद ने मंदिर की अपार धनराशि को लूट लिया। अब है अंतिम आक्रमण 17वां, यह 1027 ईस्वी में किया था पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। और किसके विरुद्ध, तो जाटो या खोखरों के विरुद्ध यह आक्रमण किया था, यानी कि सिंध क्षेत्र पे। खोखर जाति के लोग सीमांत क्षेत्र के उग्र निवासी थे। नेक्स्ट टॉपिक है मोहम्मद गौरी का आक्रमण। 12वीं शताब्दी के मध्य में उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में गोर वंश है। कौन सा वंश है, गोर वंश का उदय हुआ। गोर में जो वंश प्रधान था उसका नाम है संसबनी था। मोहम्मद गौरी इसी वंश का शक्तिशाली शासक था। उसी ने संसबनी वंश को शक्तिशाली बनाया। किसके द्वारा संसबनी वंश को शक्तिशाली बनाया गया, तो मोहम्मद गौरी के द्वारा। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया और ऊंचे तथा निचले सिंध पर नियंत्रण स्थापित किया। सन 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा पर आक्रमण किया। जो मोहम्मद गौरी था यह गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा पे कब आक्रमण किया था, तो 1178 ईस्वी में। उस समय गुजरात पर चालुक्य वंशीय शासक भीम द्वितीय का शासन था। जो भीम द्वितीय है उसका अन्य नाम है मूलराज द्वितीय भी देखने को मिलता है, जिसने गौरी को पराजित कर दिया। यानी कि इस समय जब मोहम्मद गौरी आक्रमण किया था तो चालुक्य वंशीय शासक जो था भीम द्वितीय वह मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। सन 1179 में उसने पेशावर पर आक्रमण कर नियंत्रण स्थापित कर लिया। और सन 1181 से 1184 के मध्य उसने सियालकोट पर तीन बार आक्रमण कर अंततः उस पर अपना अधिकार स्थापित किया। सन 1186 में मोहम्मद गौरी ने अपने दूसरे लाहौर आक्रमण में लाहौर को जीतकर वहां के शासक खुसरो मलिक को बंदी बना लिया। अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि जो शासक के युद्ध किए हैं या किस वर्ष युद्ध किए हैं वहां से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया गया है कि सन 1186 ईस्वी में गौरी ने अपने दूसरे लाहौर आक्रमण में लाहौर को जीतकर वहां का शासक खुसरो मलिक को बंदी बना लिया। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन रहा है कि जब मोहम्मद गौरी लाहौर पर आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक कौन था, तो कौन था, खुसरो मलिक था। सन 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में दिल्ली के चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। ये भी जो युद्ध है बहुत इंपॉर्टेंट है, तराइन का प्रथम युद्ध। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में हुआ था। और किन दो शासकों के बीच में हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या हुआ था, तो पराजित हुआ था। फिर दूसरी बार होता है सन 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर चौहान वंश को समाप्त कर दिया। यह भी युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1192 ईस्वी में। और किन दो शासकों के बीच में हुआ था, तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज पराजित होते हैं। नेक्स्ट है सन 1194 ईस्वी में चंदावर कहाँ पे, कनौज। चंदावर के युद्ध में गौरी ने कनौज के शासक जयचंद को पराजित किया। सन 1195 से 96 ईस्वी में उसने बयाना कहाँ पे है, तो राजस्थान पर आक्रमण किया। वहां के राजपूत शासक ने आत्मसमर्पण कर दिया।
मोहम्मद गौरी का अंतिम भारतीय अभियान सन 1205 ईस्वी में पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम भारतीय अभियान कब हुआ था, तो 1205 में हुआ था और किन के विरुद्ध हुआ था, तो खोखर जातियों के विरुद्ध हुआ था। 1206 ईस्वी में सिंधु नदी के पास कुछ लड़ाकू जातियों ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या, तो मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के बाद भारत में तुर्की साम्राज्य का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बना। कौन बना इसकी मृत्यु के बाद, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बना। उसी ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिससे आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। नेक्स्ट टॉपिक है इस लेसन से संबंधित स्मरणीय तथ्य। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया। अल बरूनी, फिरदौसी एवं उत्बी आदि विद्वान महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी के साथ कौन कौन विद्वान थे या भारत आए थे, तो अल बरूनी था, फिरदौसी एवं उत्बी आदि विद्वान महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे। उत्बी ने उसके आक्रमणों को जिहाद की संज्ञा दी है। इतिहासकार कौन है, तो हेनरी इलियट ने महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का उल्लेख किया है। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका शासन था, जब अरब आक्रमण हुआ था उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। महमूद ने बहुजातीय सेना का गठन किया। उसकी सेना में अरब, तुर्क, अफगान और हिंदू सैनिक भी शामिल थे। तिलक नामक एक हिंदू उसका सेनापति भी था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो महमूद गजनवी था उसमें जो तिलक था वह किस पद पर था, तो वह सेनापति था महमूद गजनवी के शासक में। गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था। गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो खुसरो मलिक था, जिसकी हत्या मोहम्मद गौरी ने की थी। बख्तियार खिलजी था वह गौरी का ही एक सरदार था, जिसने भारत के प्रसिद्ध विद्या केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसके द्वारा किया गया था, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। बख्तियार खिलजी के बंगाल आक्रमण के समय वहां सेनवंशी शासक लक्ष्मण सेन का शासन था, जिसकी राजधानी नदिया थी। इसकी राजधानी कहाँ पे थी, तो नदिया थी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी नंदी आदि के चित्र अंकित है तथा उन पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम अंकित है। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम इक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने अपना प्रथम इक्ता किससे प्रदान किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। नेक्स्ट टॉपिक है कि इस लेसन से संबंधित बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने अपना प्रथम इक्ता प्रदान किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था, तो मोहम्मद गौरी जो था वह गुजरात के चालुक्यों द्वारा 1178 ईस्वी में पराजित हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है कि 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था, तो जयचंद को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया, तो सबसे पहले इन्होंने जयपाल को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल कितने बार आक्रमण किया, तो कुल 17 बार आक्रमण किया था। उसके बाद अब हम लोग 14वां लेसन का रिवीजन करते हैं और इस लेसन का नाम क्या है, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था। भारत में दिल्ली सल्तनत कितने दिनों तक शासन किया था, तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। मेडाइवल हिस्ट्री के हिसाब से यह जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है।
1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वंश की नींव रखी उसे मामलुक या गुलाम वंश से कहा गया। गुलाम वंश के पश्चात दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश से, तुगलक वंश से, सैयद वंश से और लोधी वंश के शासकों ने शासन किया। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक रहा था? तो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। वह भारत में स्थापित तुर्क साम्राज्य का प्रथम शासक था। ऐबक ने सुल्तान एब जो यह कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। वह केवल मलिक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही खुश रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदार हृदय वाला सुल्तान था। वह लाखों में दान दिया करता था, जिस कारण उसे लाख बख्श कहा गया। किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसने दिल्ली में ही कुतुब मीनार यानी कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का भी निर्माण कराया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की स्थापना किसके द्वारा कराई गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो नामक मस्जिद है, इसकी भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराई गई। सन 1210 कब है? तो सन 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण ऐबक की अकस्मात मृत्यु हो गई। जो यह कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में हुई थी। और कैसे हुई थी? तो चौगान यानी कि पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये अगला शासक बनता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसे इल्तुतमिश के नाम से जाना जाता है और इसका शासनकाल 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक? 1210 से 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता, दूरदर्शिता और प्रतिभा के बल पर दिल्ली सल्तनत को एक व्यवस्थित आकार प्रदान किया। इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। एक शासक के रूप में इल्तुतमिश ने गजनी के याल्दोज, सिंध के कुबाचा एवं संभावित मंगोल जैसी चुनौतियों का निराकरण सफलतापूर्वक किया। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया। इस दौरान उसने राजमहल की पहाड़ियों में हिसामुद्दीन इवाज को हराया। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश जो था वह किस पे अधिकार किया? तो बिहार शरीफ पे तथा बाढ़ पे अधिकार कर लिया। और उसी के साथ यानी कि उसी दौरान राजमहल की पहाड़ियों में हिसामुद्दीन को हराया। मल्लिक अलाउद्दीन जानी, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्लिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? तो मल्लिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया गया था। या इसे बहुत सारी किताबों में मल्लिक जानी लिखा हुआ रहता है। सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगान खान भी इल्तुतमिश के द्वारा ही बिहार के सूबेदार नियुक्त किए गए थे। 1226 में रणथंभौर और 1227 में मंडोर पर इल्तुतमिश से विजय पाई। 1229 में बगदाद के खलीफा से अभिषेक पत्र प्राप्त किया। बगदाद के खलीफा से अभिषेक पत्र इल्तुतमिश ने कब प्राप्त किया? तो 1229 ईस्वी में प्राप्त किया था। इल्तुतमिश कला और संस्कृति का भी प्रेमी था। उसके दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाजुस सिराज रहता था, जिसने तबकाते नासरी की रचना की। जो तबकाते नासरी पुस्तक है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो मिनहाजुस सिराज के द्वारा की गई है। उसने यानी कि इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अधूरी कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। अन्य इमारतों में इल्तुतमिश का मकबरा और शमसी मदरसा जैसी भव्य इमारतें आज भी दर्शनीय हैं। उसके बाद अगला शासिका रजिया सुल्तान बनती है। अगला शासिका कौन बनती है? तो रजिया सुल्तान बनती है, जिसका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा था। फारसी राजत्व एवं परंपराओं का अनुसरण करते हुए इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रजिया एक महान सुल्तान थी। सन 1240 ईस्वी में सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर एक बार पुनः दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु बहराम शाह ने उसे पराजित कर दिया।
युद्ध में पराजित होने के बाद कैथल कैथल के निकट अक्टूबर 1240 से ईस्वी में डाकुओं ने उन दोनों की हत्या कर दी। किन दोनों की हत्या कर दी? तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया, इन दोनों की हत्या कब हो गई? तो अक्टूबर 1240 ईस्वी में हो गई। उसके बाद ये शासन आता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। यह यहाँ पे इस बुक में पूरा नाम दिया गया है मुइजुद्दीन बहराम शाह, लेकिन इसे बहराम शाह के नाम से जाना जाता है, जिसका शासनकाल 1240 से 1242 ईस्वी तक रहा था। दिल्ली के विद्रोही अमीरों ने षड्यंत्र कर इल्तुतमिश के तीसरे तीसरे पुत्र बहराम शाह को 12 अप्रैल 1240 को सल्तनत का सुल्तान बनाया। सल्तनत की शक्ति को संरक्षित करने के लिए तुर्क अमीरों ने एक नवीन पद नायब ए मुमलिकात, कौन सा पद है? तो नायब ए मुमलिकात यानी कि मुमलकत मुमलकत की स्थापना की, जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी था। शक्ति व सत्ता के अब 3 दावेदार थे। शक्ति व सत्ता के अब कितने दावेदार हो गए? तो 3 दावेदार हो गए। पहला था सुल्तान, दूसरा नायब और तीसरा वजीर हो गया। उसके बाद शासन आता है अलाउद्दीन मसूद शाह का। उसके बाद कौन शासक बनता है? तो अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसका शासनकाल 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक रहा था। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में समस्त शक्ति 40 अमीरों के समूह तुर्काने चिहलगानी के हाथों में थी। इसके शासनकाल में बलबन अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ। यानी कि जो बलबन था वह अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में किस पद पे नियुक्त हुआ? तो अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ। उसके बाद अगला शासक बनता है नासुरुद्दीन महमूद का शासनकाल थोड़ा सा लंबा रहता है और कब से कब तक? तो 1246 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक यह शासन करता है। नासुरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पौत्र तथा शमसी वंश का अंतिम शासक था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासुरुद्दीन महमूद था। वह संत स्वभाव का शासक था। शासक बनने से पूर्व वह हकीम था। शासक बनने से पहले वह क्या था? तो हकीम था, तथा खाली समय में कुरान की नकल करना उसकी आदत थी। मिनहाजुस सिराज के अनुसार नासुरुद्दीन महमूद दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। उसने अपनी रचना तबकाते नासरी में उसे ही समर्पित की है। अगला शासक आता है गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल की बात किया जाए तो 1266 से 1287 ईस्वी तक यह शासन करता है। बलबन का वास्तविक नाम है बहाउद्दीन था। इसका वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। यह इलबारी जाति का तुर्क था। उसने 20 वर्ष से नायब की हैसियत से तथा 20 वर्ष से सुल्तान के रूप में शासन किया। 20 वर्ष किस हैसियत से शासन किया था? तो नायब के रूप में, और 20 वर्ष से सुल्तान के रूप में यह शासन किया था बलबन। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बलबन के द्वारा की गई थी। सुल्तान की शक्ति स्थापित करने के लिए रक्त एवं लॉ की नीति, कौन सी नीति? तो रक्त एवं लॉ की नीति का पालन किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नीति है। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन कई बार बना है कि रक्त एवं लॉ की नीति का अनुसरण या पालन किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा। तथा तुर्क अमीरों के चालीसा दल को भंग किया। यानी कि बलबन ने ही जो तुर्काने चहलगानी था चालीसा दल, उसे क्या कर दिया? तो भंग कर दिया। नायब का पद समाप्त किया और वजीर के अधिकार भी सीमित कर दिए। बलबन ने एक केंद्रीकृत शक्तिशाली सेना का गठन किया तथा दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग स्थापित किया। ये भी जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीवाने अर्ज जो है यह किस विभाग से संबंधित है? इसका संबंध सैन्य विभाग से हो जाएगा। किस विभाग से? तो सैन्य विभाग से। और इसका स्थापना किसके द्वारा कराया गया था? तो बलबन के द्वारा। दीवाने अर्ज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बलबन के द्वारा। उसने एक सशक्त गुप्तचर विभाग भी स्थापित किया। प्रसिद्ध कवि एवं विद्वान अमीर खुसरो तथा अमीर हसन ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत बलबन के समय ही की थी। बलबन ने कोई राज्य विस्तार नहीं किया। यानी कि इसकी नीति जो थी राज्य विस्तार की नहीं थी, बल्कि आंतरिक प्रशासन और केंद्रीकृत व्यवस्था को सुदृढ़ किया। बंगाल के सूबेदार कौन था? तो तुगदिल खां के विद्रोह को दबाया। सन 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन की मृत्यु कब हो गई? तो 1286 ईस्वी में। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो तुगदिल खां था वह किसके समय में विद्रोह किया था? तो बलबन के समय में यह विद्रोह किया था। अगला शासक ये बनता है कैकुबाद का शासनकाल 1287 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहता है। बलबन ने अपने शासनकाल में ही अपने पौत्र
कैखुसरौ या मुहम्मद, यह जो कैखुसरौ था, यह किसका पुत्र था? तो मुहम्मद के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। परंतु उसके मरने के बाद ही उसके दूसरे पौत्र कैकुबाद को सुल्तान ने बनाया तथा कैखुसरौ की हत्या करवा दी। कैकुबाद के बाद कै कैमूर से कैकुबाद के बाद कैमूर से यानी कि जो यह कैमूर से था या क्यूमर था, यह 3 माह यानी कि जलालुद्दीन के संरक्षण में शासक बना। कैकुबाद के बाद कौन शासक बनता है? तो कैयूमर्स बनता है। कैकुबाद के बाद कौन शासक बनता है? कैयूमर्स बनता है। और कितने दिनों के लिए? तो 3 माह के लिए बनता है। और यह किसके संरक्षण में शासक बना था? तो जलालुद्दीन के संरक्षण में यह शासक बना था। लगभग 3 महीने बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। अब हम लोग के नेक्स्ट टॉपिक आता है खिलजी वंश से। कौन सा वंश है? खिलजी वंश से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलजी वंश की स्थापना को इतिहासकारों ने खिलजी क्रांति का नाम दिया है। खिलजी क्रांति भारत में स्थापित मुस्लिम राजत्व के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को एक क्रांति नाम दिया है। किससे? प्रोफेसर के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना को एक क्रांति नाम दिया गया है, तो प्रोफेसर मोहम्मद हबीब के द्वारा। इसमें कौन कौन से शासक किए उसके बारे में देखते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक रहा था। इतने दिनों में ही यह बहुत कुछ किया था, यानी कि अपने शासनकाल में बहुत अच्छे काम किए थे। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने सन 1290 में की। कब की थी इस वंश की स्थापना? तो 1290 में। सुल्तान बनने से पूर्व फिरोज शाह खिलजी वरन यानी कि बुलंद शहर का सूबेदार और आरिज ए मुमालिक यानी कि सैन्य मंत्री के पद पर था। अगर बात की जाए कि जो यह फिरोज शाह खिलजी था, सुल्तान बनने से पहले क्या था? तो सुल्तान बनने से पहले यह बुलंद शहर का सूबेदार था और इस सैन्य मंत्री के पद पर भी था। कैकुबाद ने उसे शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी। किसे? तो फिरोज शाह खिलजी को। उसके समय 2 प्रमुख के विद्रोह हुए। प्रथम ईरानी फकीर सीदी मौला का, जिसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया, तथा दूसरा मलिक के छज्जू का विद्रोह, परंतु इसे क्षमा कर दिया गया। जो यह फिरोज शाह खिलजी था, इसके समय 2 विद्रोह हुए थे। एक हुआ था सीदी मौला के नेतृत्व में और दूसरा हुआ था मलिक छज्जू के नेतृत्व में। जुलाई 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय की बधाई देने के उपलक्ष्य में जलालुद्दीन खिलजी कड़ा कहाँ पे है? तो इलाहाबाद के नजदीक। कड़ा, यह स्थान का नाम है कड़ा, इलाहाबाद के नजदीक गया, जहाँ धोखे से उसकी हत्या करवा दी गई। धोखे से हत्या किसकी करवा दी गई? तो फिरोज शाह खिलजी की। उसके बाद शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसप था। वह जलालुद्दीन खिलजी के भाई सिहाबुद्दीन खिलजी का पुत्र था। यानी कि जो यह जलालुद्दीन खिलजी था, उसके भाई का पुत्र कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अब अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सैन्य अभियान या सैन्य विजय पे चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहला है गुजरात विजय। यह कब किया था? यानी कि इस पे आक्रमण कब किया था? तो या इस पे यानी कि गुजरात अभियान कब किया था? तो 1299 ईस्वी में। और उस समय गुजरात का शासक की बात की जाए तो शासक कौन था? तो कर्णदेव या रायकरण। अलाउद्दीन का प्रथम अभियान था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन का प्रथम अभियान कौन सा था? तो गुजरात अभियान प्रथम था। कैम्बे नगर से मलिक काफूर को पकड़ा गया, जो कालांतर में अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का प्रमुख बना। उसके बाद है रणथंभौर अभियान। यह 1301 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। इस समय यहाँ का शासक कौन था? तो हमीरदेव यहाँ का शासक था। आक्रमण का कारण अलाउद्दीन विरोधी 9 मुस्लिमों को अपने यहाँ शरण देना। रनमल की धृष्टता से किले पर कब्जा, राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था रणथंभौर में, तो राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया। उसके बाद इसका तीसरा अभियान होता है चित्तौड़ कब किया था? तो 1313 ईस्वी में। चित्तौड़ विजय 1313 ईस्वी में किया था। और इस समय यहाँ के शासक कौन थे? तो रतन सिंह यहाँ के शासक थे। अलाउद्दीन का उद्देश्य चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। पद्मिनी कथा का मुख्य आधार है मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है। पद्मिनी कथा का मुख्य आधार क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो पुस्तक है पद्मावत है। विजय के बाद चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद कर दिया। यानी कि जो यह अलाउद्दीन खिलजी था, जब ये चित्तौड़ विजय कर लिया, तो यहाँ का नाम है चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद कर दिया। उसके बाद यह करता है मालवा अभियान। कब किया था? तो 1305 ईस्वी में। और उस समय यहाँ के शासक की बात की जाए तो महलक देव थे। कौन थे? महलक देव यहाँ के शासक थे।
हरनंद कोका प्रधान ये महलक देव का सेनापति था। जो यह हरनंद था यह किसका सेनापति था, तो महलक देव का सेनापति था। विजय प्रांत आइनुल मुल्क को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया, यानी कि विजय के बाद आइनुल मुल्क को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसके बाद ये विजय होता है उसका सिवाना का अभियान 1308 ईस्वी में किया था और उस समय यहाँ के शासक शीतल देव थे। कौन थे? शीतल देव। अलाउद्दीन ने कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का इक्तादार नियुक्त किया। नेक्स्ट है जालौर अभियान यह 1309 ईस्वी में किया था। कन्हार देव यहाँ के शासक थे। उत्तर भारत में अंतिम अभियान, यह जो अलाउद्दीन खिलजी का यह उत्तर भारत में अंतिम अभियान था। कमालुद्दीन गर्ग के नियंत्रण में इसे भी रखा। उसके बाद देवगिरी का अभियान या देवगिरी विजय यह 1307 से 8 के बीच में किया था और इस समय यहाँ के शासक राजा रामचंद्र थे। कौन थे? राजा रामचंद्र ने गुजरात के शासक कर्ण को शरण दी थी। संधि के बाद अलाउद्दीन ने रामचंद्र को संधि के बाद अलाउद्दीन ने रामचंद्र को रायरायन की उपाधि दी। उसके बाद है अभियान इसका वारंगल, अलाउद्दीन खिलजी का वारंगल अभियान है। यह कब किया था? तो 1309 से लेकर 1310 ईस्वी के बीच में यह अभियान किया था और उस समय यहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव थे। कौन थे? प्रताप रुद्र थे। मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, यानी कि प्रताप रुद्र देव से मलिक काफूर ने यहाँ से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। इसे गोलकुंडा की खान से प्राप्त किया था। जो अब प्रताप रुद्र देव थे इसे कहाँ से प्राप्त किए थे कोहिनूर हीरा को? तो गोलकुंडा के खान से प्राप्त किए थे। द्वार समुद्री नेक्स्ट है इसका अभियान है द्वार समुद्री और यह अभियान कब किया था? तो 1311 ईस्वी में। इसमें यहाँ के शासक बीरबल्लाल तृतीय थे। कौन थे? बीरबल्लाल तृतीय थे। दक्षिण का एक महत्वपूर्ण राज्य था द्वार समुद्री। उसके बाद अगला अभियान आता है पांड अभियान, यह 1311 ईस्वी में किया था और सुंदर पांडे यहाँ के शासक थे। धन प्राप्ति की दृष्टि से सफल अभियान रहा था। उसके बाद अगला टॉपिक आता है अलाउद्दीन के सुधार, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से सुधार किए थे? तो सैनिक सुधार में देखते हैं। सैनिक के सुधारों के अंतर्गत सेना का केंद्रीकरण, अस्थायी सेना का गठन, नगद वेतन देने की व्यवस्था, सैनिकों का हुलिया लिखने, घोड़े के दागने की व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। यहाँ से बार बार ऐसे क्वेश्चन बनता है कि अस्थायी सेना का गठन और सैनिक का हुलिया लिखने और घोड़ों के दागने की व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सेना का विभाजन 10 से 100,000 की इकाइयों में किया गया, जो क्रमशः सिपह सलार, अमीर, मलिक, खान अथवा तुमन के अधीन थी। उसके बाद है भू राजस्व में सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भू राजस्व के क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए गए थे? आर्थिक क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा महत्वपूर्ण सुधार किए गए, जिनका संबंध भू राजस्व प्रणाली एवं व्यापार वाणिज्य यानी कि बाजार नियंत्रण से था। ये सुधार राजनीति से भी प्रेरित थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बाजार नियंत्रण की प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विकसित की गई थी। भू राजस्व की दर उपज के 1/3 के स्थान पर 1/2 लगान के रूप में वसूलने का आदेश दिया गया। यह जो 1/2 है यहाँ से आपका 50% यानी कि 50% लगान, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि 50% लगान किसके द्वारा वसूला जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वसूला जाता था। खम से क्या होता था? तो जो ये खम्स था लूट का धन अथवा गड़ी हुई संपत्ति होती थी। लूट का धन या गड़ी हुई संपत्ति होती थी। खम्स की दर में परिवर्तन किया गया। पहले इसे धन में राज्य का हिस्सा 1/5 और ये प्राप्तकर्ता का हिस्सा 4/5 होता था, यानी कि पहले होता था, परंतु अब राज्य का हिस्सा 4/5 और प्राप्तकर्ता का मात्र 1/5 हो गया। अधिक से अधिक भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। इसके तहत दान में मिल्क वक्फ आदि के रूप में दी गई जमीन को वापस से ले लिया गया। उच्च अधिकारियों से बकाया राशि वसूली के लिए दीवाने मुस्तखराज नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। ये प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीवाने मुस्तखराज नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, या एक विभाग भी था, आगे हम लोग देखेंगे दीवाने मुस्तखराज जो ये विवाद था किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उसके बाद इसके बाजार नियंत्रण प्रणाली की देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत बाजार नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण सुधार था। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के बाजारों की व्यवस्था की गई। कितने प्रकार की व्यवस्था की गई? तो 3 प्रकार के। पहला जो प्रकार था यह मंडी या गल्ला बाजार था। सभी प्रकार के अनाजों की मंडी होती थी। दूसरा प्रकार यह था सराए अदल था। निर्मित वस्तुओं और
अधीनस्थ प्रदेशों से आने वाली वस्तुएं होती थी। तीसरा था घोड़ों, घोड़ों दासों व मवेशियों का बाजार। तीसरा कौन सा बाजार था? तो घोड़ों दासों व मवेशियों का बाजार था। अनाज मंडी, अनाज मंडी में मूल्यों की स्थिरता, स्थिरता एवं अनाजों की उपलब्धता के लिए मलिक के कबूल को सहनाए मंडी यानी कि अधीक्षक की नियुक्त किया। बाजार व्यवस्था की देख रेख के लिए अलाउद्दीन ने दीवान रियासत नामक एक विभाग की स्थापना की तथा इसे न मानने वालों के लिए कठोर दंड व्यवस्था का प्रावधान किया। दीवान रियासत नामक विभाग किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उसके बाद ये शासक बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा था। मुबारक शाह खिलजी अप्रैल 1316 में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नाम से सुल्तान बना। वह सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था, यह सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। सन 1320 ईस्वी में उसके एक विश्वास पात्र खुसरो खां ने मुबारक के शाह की हत्या कर दी तथा स्वयं सुल्तान बन बैठा। उसके बाद ये अगला वंश तुगलक वंश आता है और इसका शासनकाल रहता है। सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश के शासकों ने ही सबसे अधिक सन 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक अर्थात 94 वर्ष तक ये शासन किया। यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन बना है कि सल्तनत काल में सबसे अधिक वर्षों तक किसके द्वारा शासन किया गया था? तो तुगलक वंश के द्वारा। इसमें सबसे पहला शासक होता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक रहा था। गयासुद्दीन तुगलक खुसरो खां को पराजित कर सुल्तान बना था। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने गाजी यानी कि गाजी का मतलब क्या होता है? काफिरों का घातक। इसका मतलब क्या होता है? काफिरों का घातक की उपाधि धारण की। यह जो गयासुद्दीन तुगलक था, यह प्रथम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने गांची की उपाधि धारण की थी। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। ऐसा करने वाला गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कराया गया था। उसने राजस्व वसूली की इजारेदारी व्यवस्था एवं ठेकेदारी व्यवस्था पर पूर्णतः रोक लगा दी तथा इक्तादारों द्वारा फवाजिल या अतिरिक्त कर केंद्रीय कोष में जमा करने के उपाय किए। सुल्तान गयासुद्दीन ने सन 1324 में बंगाल अभियान किया और वह सफल रहा। यह बंगाल अभियान कब किया था? तो सन 1324 में। बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान के दौरान निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया था कि या तो दिए गए धन को वापस करे अथवा दिल्ली छोड़ दे। उसके संदेश में जवाब में औलिया यानी कि निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दुरुस्त है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। और इसी आज भी लोग इसे कहावत के तौर पे मुहावरा के तौर पे यूज करते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। उसके बाद ये शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल में बहुत अलबेला शासक था जिसका शासन काल 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक रहा था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जौना खां 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग और योजनाएं। राजधानी परिवर्तन सबसे पहला यानी कि जो ये अलबेला काम किया था, इन अलबेले कामों के देखते चलो राजधानी परिवर्तन किया। मोहम्मद बिन तुगलक की सर्वाधिक विवादास्पद योजना दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन था। बर्नी के अनुसार देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में था। यह जो यानी कि परिवर्तन क्यों किया था दिल्ली से देवगिरी? तो बर्नी कहता है कि देवगिरी जो था यह साम्राज्य के केंद्र था, इसलिए इसे राजधानी के लिए चुना गया था। उसके बाद दूसरा इसका विवादास्पद योजना देखते लो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 14वीं शताब्दी में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। अतः मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी को संरक्षित करने के उद्देश्य से चीन एवं ईरान में प्रचलित सांकेतिक मुद्रा के समान भारत में भी मिश्रित धातु का सिक्का चलाया। बाजार में जाली सिक्कों की भरमार से इस योजना को असफल कर दिया। उसके बाद इसका तीसरा अभियान था खुरासान का अभियान इतिहासकारों के अनुसार खुरासान जो था मध्य एशिया का ट्रांस अक्सियाना का क्षेत्र था। यह अभियान
तरमासरीन और मुहम्मद तुगलक की मैत्री का परिणाम था। किंतु मध्य एशिया में तरमासरीन की सत्ता समाप्त हो गई। फलस्वरूप मुहम्मद तुगलक को यह योजना त्यागनी पड़ी। उसके बाद ये नेक्स्ट अभियान था इसका कराचिल अभियान। कराचिल संभवतः पहाड़ी क्षेत्र था। यह जो कराचिल था यह संभवतः कैसा क्षेत्र था? यह एक प्रकार का पहाड़ी क्षेत्र था जो हिमालय एवं उत्तराखंड में स्थित था। अनुमान था इस अभियान का मुख्य उद्देश्य चीनियों से साम्राज्य की सुरक्षा करना था। इनके शासनकाल में कुल 34 विद्रोह हुए, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कितने विद्रोह हुए थे? तो कुल 34 विद्रोह हुए, जिनमें 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हुए थे। इनके समय पहला विद्रोह चचेरा भाई बहाउद्दीन गुरसापे, इनके समय पहला विद्रोह उसका यानी कि इसका चचेरा भाई बहाउद्दीन गुरसाप ने किया था।